हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आइज फाउंडेशन। सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं पॉलिटी क्लास 11 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क आपका चल रहा है, जिसमें कि लास्ट हमारी जो चर्चा है वह फेडरलिज्म को लेकर थी और आज की जो क्लास है वह लोकल गवर्नमेंट को लेकर है। उसके पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी जो भी बच्चे यूपीएससी का प्रीलिम्स देने वाले हैं 2024 में, उन सभी के लिए रिगरस प्रैक्टिस जो प्रोग्राम है वह PWOLIS लेकर आया है। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है और जो भी बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं उनके लिए फ्री मेंस जो टेस्ट सीरीज है, फ्री मेंस जो गाइडेंस प्रोग्राम है दैट इज सृजन, ये आपके लिए फ्री एक्सेस जो है वह मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे चाहते हैं कि उनकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, इवन क्या हमारे पास ऐसा कोई प्रोग्राम है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो बिल्कुल है। आप इसकी बाकी इंफॉर्मेशन PW के ऐप पे जाके ले सकते हैं। 8 जन से ये जो बैच है वह स्टार्ट हो चुका है। चलिए, तो आज की हमारी क्लास क्या है, लोकल गवर्नमेंट पर हम बात करेंगे, जानेंगे कि जो लोकल गवर्नमेंट है वह क्या है। काफी बच्चे PDF के लिए मैसेज करते हैं, शायद वो क्लास कंप्लीट नहीं देखते, क्योंकि आपको हर एक क्लास में इंफॉर्मेशन दी जाती है कि टेलीग्राम चैनल अवेलेबल है। मंजू PW UPSC वाला सर्च कर लीजिए या फिर इस बार कोड को स्कैन कर लीजिए। इस टेलीग्राम चैनल पर जो नोट्स और PDF है, क्लास नोट्स जो है वह अवेलेबल होता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अब तक हम जो 7 चैप्टर्स है वह कर चुके हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 8 है, इसके बाद 2 चैप्टर्स और जो है वह आपके बचे हुए हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं लोकल गवर्नमेंट। इसमें हमें बात करना है वाई लोकल गवर्नमेंट। आखिर शुरुआत हम करेंगे कि लोकल गवर्नमेंट क्या है, लेकिन उसके बाद हम देखें वाई लोकल गवर्नमेंट, हमें लोकल गवर्नमेंट की जो जरूरत है आखिर क्यों है हमें लोकल गवर्नमेंट की। क्या अगर हम ये देखें कि सेंट्रल लेवल पर केवल सरकार हो, केवल केंद्र सरकार हो, क्या वो पूरा देश नहीं चला सकती? क्या अगर किसी राज्य में, किसी गांव में, है ना, किसी पंचायत के किसी गांव में या फिर किसी म्युनिसिपैलिटी के किसी वार्ड में अगर कोई प्रॉब्लम है या फिर वहां पे कोई स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम है, तो क्या सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट उसको टैकल करेगा? तो क्या आखिर हमारे पास लोकल गवर्नमेंट जो है उसका क्या एक तरीका होना चाहिए, लोकल गवर्नमेंट के पास कौन सी पावर्स होनी चाहिए, और ऐसा क्या था कि शुरुआत में लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया, बाद में ऐसा हमने क्यों किया? सबसे फर्स्ट हम वाई से शुरुआत करेंगे, ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। इंडिया में देखो, ऐसा तो है नहीं कि जब हम देश आजाद हुआ हमने तुरंत ही इसको अपना लिया, या फिर बहुत शुरू से बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से जो हमारी पंचायतें या फिर नगर पालिकाएं हैं वह चल रही थी। तो आखिर इसका जो विकास है किसी तरीके से तो हुआ होगा ना, तो वही ग्रोथ हमें जानना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे लोकल गवर्नमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया, है ना। आफ्टर 1947 अगर हम देखें तो क्यों आखिर 1947 के बाद से क्या जो लोकल गवर्नमेंट है उसका डेवलपमेंट हुआ, एंड 73rd एंड 74 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ये इसने किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल जो 73rd 74 अमेंडमेंट एक्ट की बात करेंगे 1992 में आए, उस वक्त हमने लोकल गवर्नमेंट को जो है वह कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया। उस वक्त हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेटस है ये हमने 73rd एंड 74 अमेंडमेंट के बाद दिया, जो कि 1992 में हुआ। तो आखिर 1947 में अगर कुछ संस्थाएं इस तरह की उपलब्ध थी, अवेलेबल थी, उनका एग्जिस्टेंस था, तभी क्यों नहीं हमने आखिर उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया? एक क्वेश्चन है ना अपने आप में। तो यहां पर ये 3-4 बातों को हम पढ़ेंगे। अच्छा देखो, मैं आपको अनंत जो श्याम थे उनका आयंगर, उनका एक कोट है जो कि ये बताता है कि आखिर डेमोक्रेसी में लोकल गवर्नमेंट जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। पहले इस कोट को पढ़ते हैं फिर क्लास को शुरू करते हैं। इन द इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी द विलेज मे बी ट्रेन्ड इन द आर्ट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी में क्या करना चाहिए हमें, बेसिकली जो हमारे विलेजेस हैं उनको सेल्फ गवर्नमेंट के लिए ट्रेन करना चाहिए। इवन ऑटोनॉमी, वी मस्ट बी एबल टू रिफॉर्म द विलेज एंड इंट्रोड्यूस डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट देयर। तो यहाँ पर अनंत श्याम जो आयंगर है उनके द्वारा ये बात कही गई कि हमें अपने विलेजेस को ट्रेन करना चाहिए कि वह खुद से अपने यहाँ की जो व्यवस्था है उसको चला सके, अपने यहाँ जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसको सॉर्ट कर सके, है ना। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट है। आगे देखो, मैं साथ साथ में काफी नंबर ऑफ क्वेश्चन है, बिकॉज ऑफ जब हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करेंगे या पंचायतों की बात करेंगे, यूपीएससी के मेंस में और प्रीलिम्स में स्पेशली आपको ये टॉपिक दिखाई दे जाता है। हर बार यहाँ से क्वेश्चंस आता है मेंस और प्रीलिम्स में, आप देखेंगे। ठीक है, इस बार देखो यूपीएससी 2023 में क्वेश्चन आया जिसमें यह पूछा गया है कि भारत के जो राज्य है शहरी स्थानीय निकायों को कार्यात्मक और वित्तीय दोनों ही रूप में सशक्त बनाने के लिए अनौक्षिक प्रतीत होते हैं। टिप्पणी कीजिए। द स्टेट इन इंडिया सीम्स रिलक्टेंट टू empower urban local body both functionally and well as
फाइनेंशियल गवर्नमेंट, है ना, बताना है कि आखिर स्टेट गवर्नमेंट जो क्या कमियां है, कि क्यों ये जो हमारी म्युनिसिपैलिटीज या पंचायतें हैं वो बहुत ज्यादा एम्पावर स्ट्रेंथिंग नहीं हो पा रही, तो उसकी क्या प्रॉब्लम्स है। जैसे कि हम फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की बात कर ले, ठीक है, उनके पास रेवेन्यू के सोर्सेज नहीं है, उन पर स्टेट का कंट्रोल इतना ज्यादा है, और भी कई तरीके की प्रॉब्लम्स। तो ये सारी चीजें जो है वह आपको बतानी थी कि आखिर इनकी जो प्रॉब्लम्स है वह क्या है। 10 मार्क्स का था और 150 वर्ड्स का था, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे, आप समझ जाएंगे, लेकिन पहले क्वेश्चंस देखें। ऐसे ही देखो, एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूं जो कि 2017 में पूछा गया था, और इसमें पूछा कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसका ऑब्जेक्टिव आखिर है क्या, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन एज एन एक्सरसाइज इन, किस चीज का अभ्यास है। देखो, हमने देखा कि जब इंडिया स्वतंत्र हुआ था, है ना, उस वक्त हमारे पास केवल 2 लेवल थे। फेडरलिज्म में हम बात कर चुके, फर्स्ट जो है वह सेंट्रल लेवल पर था, सेकंड जो है वह स्टेट था, ठीक है। अब देखो, अब थर्ड लेवल जो बना दैट इज कॉल्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और ये जो स्थानीय सरकार थी ये इंट्रोड्यूस होती है 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के बाद, है ना, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के बाद। तो यहां तक आते आते 1992 हो चुका था। तो आखिर ऐसा क्या, किसकी हम एक प्रैक्टिस माने, क्या फेडरलिज्म की प्रैक्टिस माने, या डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव डेलिगेशन, या फिर डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इसका आंसर क्या है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। ये बेस्ट प्रैक्टिस किसकी है, डिसेंट्रलाइजेशन की। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि वेयर एक ऐसा स्ट्रक्चर वेयर देयर आर डेलिगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलिगेशन ऑफ अथॉरिटी बाय द टॉप टू मिडिल एंड लोअर लेवल, है ना। तो जब जो टॉप अथॉरिटी है वह क्या कर रही है, वह डेलिगनेट कर रही है, वह क्या कर रही है, वह डेलीगेशन कर रही है अथॉरिटी का, वह डेलिगेशन कर रही है बाकी मिडिल और लोअर लेवल को, किस चीज का, पावर का, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन का अपोजिट हो गया। सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होगा कि सभी लोअर एंड मिडिल लेवल से क्या किया जाए कि जो पावर्स अथॉरिटी है वो सेंटर कर दी जाए एक ही जगह पर। लेकिन यहां पे क्या कर रही है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब स्थानीय स्तर पर, स्थानीय स्तर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में क्या आएगा, पंचायतें आएंगी, म्युनिसिपैलिटीज आएगा। तो वहां पर क्या है कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसको अथॉरिटी दी जा रही है कि वो अपने दिन प्रतिदिन के जो कार्य है उनको कर सके, बिजली पानी की अगर समस्या है तो उसको सॉल्व कर सके। इसका मतलब क्या, उसको अथॉरिटी दी गई, अथॉरिटी दी गई मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे अथॉरिटी दी गई, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। तो सबसे बढ़िया उदाहरण है ये। महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर आपको डिसेंट्रलाइजेशन करना है, आप एक काम कर लो, वो काम ये है कि जो हमारी पंचायतें हैं आप उसको फाइनेंशियल और जो पॉलिटिकल अथॉरिटी और जो पॉलिटिकल पावर है वह दे दो। ये महात्मा गांधी का कहना था कि आप क्या कीजिए, आप जो हमारे पंचायतें हैं आप उनके लिए ट्रांसफर कर दीजिए ऐसे अधिकार, जिससे वे खुद अपना जो स्थानीय जरूरतें हैं, क्योंकि आखिर ये क्यों चाहिए इसको हम समझते हैं, पहले इस उद्देश्य को देख लो, ठीक है। तो मेन इसका उद्देश्य ये हो गया। चलो आप पढ़ते हैं। सो लोकल गवर्नमेंट यहां से शुरू होता है। लोकल गवर्नमेंट की मतलब क्या है, लोकल गवर्नमेंट हम देखेंगे कि जैसे कि बेसिकली लोकल गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट एट द विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, है ना। तो देखो, अभी तक हम कह रहे थे कि भाई केवल सेंट्रल लेवल पर है। अगर केवल हम सेंट्रल लेवल पर बात करें तो सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट है जिसे कि नेशनल गवर्नमेंट कहा जा रहा है, नेशनल गवर्नमेंट, है ना। तो पूरे देश के लिए नियम बना रहा है। उसके बाद आता है कि भाई जो हमारे स्टेट हैं, स्टेट्स के लिए गवर्नमेंट है। तो ये हमारा टॉप लेवल हो गया, ठीक है। फिर स्टेट्स के लिए हो गया सेकंड, और फिर थर्ड पर हम आते हैं जिसमें कि हम बात करेंगे किसकी, विलेजेस की, जिसमें हम किसकी बात करेंगे, विलेजेस, गांव की बात करेंगे, और हम डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, हम डिस्ट्रिक्ट, हम जिले, गांव और जिले की बात करेंगे। तो गांव और जिले के स्तर पर भी क्या किया जा रहा है कि यहां पर भी जो एक गवर्नमेंट है वो ऑथोराइज की जा रही है ताकि ये बाकी जो काम है वह कर सके। क्योंकि अगर यहां कोई समस्या है विलेज या डिस्ट्रिक्ट पे, आप खुद सोचिए कि सेंट्रल से हेल्प और सेंट्रल से पॉलिसीज अगर बनती है या स्टेट इसको देखता है तब बहुत समय लग जाएगा। तो ज्यादा सही क्या है कि जो कि देखो इसके पीछे का सीधा सीधा जो फैक्ट है वह ये है, इतनी समझ हम सभी में है कि आप कहीं दूर से बैठ के नीतियां बना रहे हैं और एक वहीं का व्यक्ति है, वो आपको
एक्यूरेट और मतलब सही एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन और एक ऑथेंटिक सॉल्यूशन देगा। और चूंकि वो खुद पर्टिकुलर मान लीजिए परेशानी से ग्रस्त है कि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, वो बता पाएगा कि यहां पे ये प्रॉब्लम है, तो वो बेसिकली ज्यादा सही हल दे रहा है और आपका जो पैसा और समय है वो भी कम लग रहा है। आप यहां से कमेटी बना रहे हैं, दिल्ली से एक कमेटी बन रही किसी गांव के लिए कि वहां पे शिक्षा की व्यवस्था कीजिए, आप देखो वो कितना प्रोसेस लंबा हो जाएगा। और वहीं के गांव के अगर व्यक्तियों से पूछ लिया जाए, वहां पे पता चलेगा कि वहां पे शिक्षा की नहीं, पहले वहां पे सैनिटेशन की जरूरत है, पहले वहां पे लोगों के बीच में जो ये प्रॉब्लम चल रही है उनको सॉर्ट करने की जरूरत है, या फिर पहले इंफ्रा की प्रॉब्लम है कि आपने कह तो दिया एजुकेशन, बट एजुकेशन का ना तो किसी तरह का माहौल है, ना ही किसी तरह का एटीट्यूड है, ना ही गांव वाले चाह रहे कि बेटियों को पढ़ाया जाए। अब वहां की जो समस्या है वो सेंट्रल कोई कमेटी बना के नहीं सुलझा सकता। तब यहाँ पे क्या हो रहा है, तब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर गांव वाले खुद मिलकर एक ऐसा डिसीजन ले ले कि कैसे वो इस तरह से बेस्ट जो प्रैक्टिसेस है वह फॉलो कर सकते हैं, देन क्या होगा, देन ये पॉसिबल हो पाएगा। ज्यादा सही मतलब स्थानीय हित जो है ना वो स्थानीय लोग समझ रहे हैं। सीधी बात यह है कि जो लोकल लेवल पर जो इंटरेस्ट है वो कौन समझ रहा है, वो बेहतर तरीके से केंद्र या राज्य नहीं समझ रहा है, वो बेहतर तरीके से समझ पा रहा है वहां का जो लोकल व्यक्ति है। और अगर वो इन्वॉल्व होगा उस नीति को बनाने में, तब सही नीतियां बनेगी, कम पैसों में नीतियां बन जाएंगी। ठीक है। सो लोकल गवर्नमेंट इज अबाउट गवर्नमेंट closest to common people, and local government is about government that involve the day to day life and problems to ordinary citizens। तो जो वहां के कॉमन लोग हैं, देखो जब हम लोकल गवर्नमेंट की बात करेंगे, है ना, आप जानते हो लोकल गवर्नमेंट का मतलब क्या है। लोकल गवर्नमेंट का मतलब है कि लोकल लेवल पर जो प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है, इनको सुलझाने के लिए जो पॉलिसीज बनेगी, इसके लिए जो अथॉरिटी दी जानी चाहिए, ये अथॉरिटी लोकल लोगों के पास हो। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट हो इसके लिए। और ये लोकल गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी, ये लोकल, हर चीज के आगे लोकल है ना, ये लोकल या कॉमन पीपल्स जो है इनसे बनेगी। और ये जो लोकल पीपल या फिर जो गवर्नमेंट बना रहे हैं, ये जिनके पास अथॉरिटी है, इनको चूज कौन करेगा, तो इनको इलेक्ट किया जाएगा डायरेक्टेड वहां के ही लोग, है ना। इलेक्टेड कौन करेगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से, वैसे डायरेक्ट तरीका है, तो डायरेक्ट तरीके से जो वहां के लोग हैं वो इनको चूज कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ कि लोकल गवर्नमेंट क्या है कि आप देखेंगे कि जो लोकली प्रॉब्लम्स हैं उनको सुलझाने के लिए वहां के ही लोग हैं। और लोकल पीपल क्यों, बिकॉज ऑफ ये हम देखेंगे कि उस जगह की प्रॉब्लम एंड उस जगह के इंटरेस्ट को जो है वह ज्यादा सही तरीके से समझ पा रहे हैं, बजाय इसके कि केंद्र सरकार सीधा जो है इसमें हस्तक्षेप करे। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, ये लोकल गवर्नमेंट हो गया। तो इसमें देखो हमने देखा कि डे टू डे की लाइफ एंड प्रॉब्लम्स जो है वह ऑर्डिनरी सिटीजंस बेसिकली उसमें इन्वॉल्व होकर उसको सुलझा रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट बिलीव दैट द लोकल नॉलेज एंड लोकल इंटरेस्ट आर एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स फॉर डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। डेफिनेटली अगर आपको किसी जगह के लिए क्या करना है, कोई निर्णय लेना है, तो उसके लिए जो बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है कि वहां के लोगों को ही आप शामिल कर लो। दे आर ऑल्सो नेसेसरी फॉर एफिशिएंट पीपल फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन। द एडवांटेज ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज दैट it is so near the people and it is convenient for the people to approach the local government for solving their problem both quickly and minimum cost। देखो क्या आ गया, जो हमने समझा कि बेसिकली इससे जो डिसीजन मेकिंग हो रही है वो क्विकली भी हो रही है और मिनिमम कॉस्ट पर भी हो रही है। तो यहां पर ये क्या है कि इसलिए हमें लोकल गवर्नमेंट जो है उसकी जरूरत होती है। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी में बेसिकली डेमोक्रेसी में क्या है कि पार्टिसिपेशन जो है वह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहते हैं कि एक मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन हो, तो मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन तभी होगा जब जो कॉमन पीपल है वो इसमें साथ में शामिल होंगे। तो एक सार्थक भागीदारी तभी हो सकती है जब जो कॉमन लोग हैं वह उन प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए आगे आए। और इसी वजह से हमें लोकल गवर्नमेंट जो है उसकी जरूरत होती है। तो मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन एंड साथ में पर्पसफुली अकाउंटेबिलिटी जो है वो भी बहुत जरूरी होती है। तो इसका दो उद्देश्य, एक तो हमने देखा कि सार्थक भागीदारी के लिए जरूरी है, और दूसरा हमने क्या देखा कि यहां पर बेसिकली पर्पसफुली अकाउंटेबिलिटी।
ठीक है, इसको भी बेसिकली सुनिश्चित करने के लिए क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर ये दोनों ही चीजों को आपको याद रखना है कि ये दो बेसिकली उद्देश्य है कि हमें आखिर लोकल जो गवर्नमेंट है वह क्यों चाहिए। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट जो है आखिर हमें क्यों चाहिए। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है वेयर वॉज द मेंशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 या कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952। आखिर जो मेंशन किया गया था लोकल गवर्नमेंट को कहां कहां पर मेंशन किया गया था। तो देखो 1919 में भी कुछ ऐसे प्रोविजन किए गए थे कि जो वहां की गवर्नमेंट होगी उसमें उन लोगों से जरूर पूछा जाएगा, है ना, कि वहां के बेस्ट इंटरेस्ट क्या है। तो यहाँ पर सीमित ही सही, मतलब कुछ परसेंट ही सही, बट इसमें जो बात है वह लोकल गवर्नमेंट की गई थी, लोकल लोगों के अथॉरिटी देने की बात की गई थी 1935 में भी। और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें तो ये एक ऐसा ही प्रोग्राम था जिसमें इस चीज को बेसिकली एक, जैसे कि हम कोई पायलट प्रोजेक्ट चलाते हैं, आपको पता है पायलट प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है। आप देखेंगे कोई भी प्रोग्राम जो है वह पहले पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर चलाया जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसको पूरे देश में लागू नहीं किया जा रहा, बल्कि उसको देश के एक छोटे से हिस्से में लागू कर दिया जा रहा है ना। मान लीजिए पूरा देश है, एक छोटे से हिस्से में उसको ट्राई करके देखा जा रहा है, अगर सक्सेसफुल है तो फिर बाकी जगह करेंगे, फिर और बाकी जगह करेंगे, तो कई टायर में, कई चरणों में हम इसको पूरे देश में फैला देंगे। तो हम जब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करेंगे 1952 एक बेस्ट प्रोग्राम था, बेस्ट प्रैक्टिस थी, जिससे इस बात को बेसिकली अवेयरनेस जो है वह बहुत आया कि लोकल गवर्नमेंट की जरूरत हमें काफी है। और इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। इन तीनों में ही इसके जो प्रावधान है वह किए गए। अब हम आते हैं ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट इंडिया। जो ग्रोथ है आखिर वह किस तरीके से हुई। ठीक है, जैसे कि हम एंशियंट टाइम में देखेंगे। ठीक है, ग्रोथ में देखो आखिर इसका जो ग्रोथ है वह कैसे हुआ। एंशियंट टाइम में अगर हम देखेंगे प्राचीन समय में, तो जानते हो प्राचीन समय में क्या हुआ करता था, सभा समिति हुआ करती थी। और ये जो एंशियंट टाइम में हम देखेंगे कि ये जो सभा समिति थी ये लोकल लोगों से मिलकर बनी होती थी, और सब जो है वह डिसीजन मेकिंग का काम कर रहे हैं कि हमारे लिए क्या जो है वह बेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सभा थी यही हम देखेंगे बीइंग अ टाइम ये पंचायत में कन्वर्ट हो गई। ये किसमें, ये जो है वह पंचायत में कन्वर्ट हो गई कि अब इन सभाओं को जो पंचायत है वह कहा जाने लगा। और अगर इवन ये तो एंशियंट टाइम की बात हो गई। ठीक है, अब अगर हम यहां पर मॉडर्न टाइम की बात करें तो मॉडर्न टाइम में हम देखेंगे किसको कहा जाता है, फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस। तो ब्रिटिशर्स के टाइम में, है ना, हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स के टाइम में लॉर्ड रिपन जो है उसने मुकामी बोर्ड या लोकल बोर्ड जैसी संस्थाओं की बात कही थी। और ये जो मुकामी या लोकल बोर्ड थे ये लोकेलिटी को लेकर जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट करने के लिए बनाए गए थे। तो यहां पर हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स के समय में जो लॉर्ड रिपन था, लॉर्ड रिपन ने क्या किया था, लोकल बोर्ड्स की बात की थी, लोकल बोर्ड्स। और लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस भी कहा जाता है, फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, स्थानीय सरकार या स्थानीय स्वशासन की बात करेंगे तो इसके पिता के रूप में या जनक के रूप में किसकी बात रखी जाती है, तो यहां पर कहा जाता है कि बेसिकली लॉर्ड रिपन वह व्यक्ति था जिसने पहली बार इस बात को कहा या फिर इंप्लीमेंट किया। इसके अलावा कहां इसका वर्णन, तो एंशियंट हो गया, मॉडर्न हो गया। इसके अलावा हम जब कुछ एक्ट्स की बात करते हैं तो एक्ट्स में देखो जो 1919 का एक्ट था, ठीक है, जो 1935 का एक्ट था, इसमें इसकी बात की गई। इसके अलावा कुछ और ऐसे प्रोग्राम्स थे, ठीक है, कुछ और ऐसे प्रोग्राम्स थे जिसमें कि पंचायत और लोकल गवर्नमेंट को लेके काफी प्रमोट जो है वह किया गया। इसके अलावा देखो यहां पर आपको महात्मा गांधी का भी याद रखना है कि बेसिकली अगर हम महात्मा गांधी के वर्ड्स याद रखें तो महात्मा गांधी क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं। और महात्मा गांधी कहते हैं कि अगर आपको डिसेंट्रलाइजेशन करना है तो इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, वो भी लोकल लेवल पर। इसलिए महात्मा गांधी कहते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। और देखो याद रखना कि ये जो डिसेंट्रलाइजेशन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर वाला है ना, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर, ये किसको दिया जाए, ये पंचायतों को दिया जाए।
डिसेंट्रलाइजेशन, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। और ये बेसिकली विलेजेस के लेवल पर, विलेजेस के लेवल पर किसको दिया जाना चाहिए? पंचायत्स को, पंचायत्स को दिया जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा, लॉर्ड रिपन को यहां पर लिख लो, फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस, फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस। ठीक है, तो यहां पर महात्मा गांधी की तो बेसिकली ये ग्रोथ रही। अगर हम एंशियंट टाइम से देखेंगे तो अर्लीस्ट टाइम में सभा समितियां जो है वह हुआ करती थी। ठीक है, तो जो पंचायतें थी, फिर वहां पे धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये बेसिकली जो इश्यूज उठा करते थे विलेजेस लेवल पर, इन इश्यूज को रिजॉल्व करती थी। हालांकि इनका तरीका बहुत सही नहीं था। पहले आप देखेंगे कई जाति आधारित जो है वह डिसीजन लिए जा रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है वह लोअर कास्ट का है तो उसको जब पनिशमेंट दी जाएगी तो बहुत टफ होगी। अपर लेवल का जो व्यक्ति है वह सेम काम कर रहा है लेकिन उसके लिए जो पनिशमेंट दी जा रही है उसमें थोड़ा सा रिहाई है, थोड़ा सा रिलीफ है। क्यों? बिकॉज ऑफ वो अपर कास्ट का है। तो आप देखेंगे कि कास्ट बेस्ड और कई तरह की जो चीजें हैं उस वक्त, जैसे कि ये खाप पंचायतें, आज भी आप हरियाणा या कुछ ऐसे देखेंगे कि जो खाप पंचायतें काइंड ऑफ है वो कैसे है, वो थोड़े से आपको बहुत ऐसे रिजिड दिखाई देंगे, बहुत ही ज्यादा आपको स्टीरियोटाइप दिखाई देंगे कि वो कोई भी डिसीजन ले रहे हैं कि जो गर्ल्स है वह जींस नहीं पहन सकती, वो पढ़ नहीं सकती, या फिर उनकी शादी इतनी उम्र तक, मतलब कई तरीके के ऐसे आप जो फरमान या फतवा काइंड ऑफ जो है वह जारी कर देते हैं। तो वो चीजें हमें गलत लगती है कि भाई ये जो डिसीजन है वे किस तरह के लिए जा रहे हैं। तो शुरुआत में जो पंचायतें थी ना 73 74 अमेंडमेंट के पहले, उस वक्त जो पंचायतें हुआ करती थी वो क्या कर रही हैं, वो मोस्टली इनडायरेक्ट रूप से उनका चयन हो रहा, मोस्टली, ऐसा नहीं कि कहीं डायरेक्ट नहीं था, मोस्टली इनडायरेक्ट रूप से उनका जो इलेक्शन है वह हुआ करता था। ज्यादातर जो धनाढ़ लोग हैं, ठीक है, या फिर जो जमींदार काइंड ऑफ लोग हैं, वो सब वहां पे डिसीजन लिया करते थे, गलत तरीके से डिसीजन लिया करते थे, उनके जो रूल्स और प्रैक्टिसेस है वह गलत थी। आगे जाके कैसे धीरे धीरे विकास हुआ और आज की हम पंचायतें देखते हैं, हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा विकास की बात करेंगे तो आप एंशिएंट लेवल से लो। ठीक है, चलो आगे हम देखेंगे नेक्स्ट। अब देखो, एक प्रश्न आता है कि आखिर क्यों, एक प्रश्न आता है कि जब हमारा देश आजाद हुआ, जब हमारा देश आजाद हुआ और हमें डिसेंट्रलाइजेशन करना था, तो फिर हमने आखिर दैट टाइम ही क्यों पंचायतों को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया? एक क्वेश्चन आता है दिमाग में। It felt that the subject of local government, including panchayat, did not receive adequate importance in the constitution. आखिर एक क्वेश्चन आ गया। जानते हो इसके पीछे रीजन ये था कि सबसे फर्स्ट तो हम देखेंगे कि इंडिया का पार्टीशन हुआ था, यूनिटरी इंक्लिनेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नेहरू ये मानते थे कि बेसिकली अगर हम ज्यादा स्थानीयता करेंगे, एक्सट्रीम लोकलिज्म करेंगे, तो ये हमारी यूनिटी के लिए थ्रेट हो जाएगा। और दैट टाइम हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था यूनिटी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था भारत की एकता। और अगर भारत की एकता को हमें बनाए रखना था, भारत को एक मजबूत राष्ट्र अगर हमें बनाना था, तो अगर हम लोकल लेवल पर बहुत ज्यादा सोचो अधिकार दे देते, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो ऐसा होता कि जिन्ना की तरह वह आ जाता और अपने लिए अलग राष्ट्र, अलग चीजों की मांग करने लगता, या नहीं भी कर पाता तो प्रॉब्लम्स तो जरूर क्रिएट कर देता। तो ऐसे में क्या किया गया, बचा गया ताकि हमारी एकता, यूनिटी जो है, इंटीग्रिटी जो है वह बनी रहे। तो फर्स्टली याद रखना कि फर्स्ट जो है वह क्या है कि पार्टीशन के बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में, और इवन नेहरू इस बात को मानते थे कि हमारी यूनिटी एंड इंटीग्रेशन के लिए बेसिकली अगर हम एक्सट्रीम लोकलिज्म कर रहे हैं, अति स्थानीयता को उन्होंने एकता के लिए खतरा माना। एंड सेकेंड हम देखेंगे देयर वाज अ पावरफुल वॉइस इन अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं हमारी रूरल, वही खाप पंचायतों की वाली बात की, हमारी रूरल सोसाइटी का नेचर क्या है, रूरल सोसाइटी का नेचर है आपसी फूट है, कास्टिज्म है। और ऐसे में अगर हम उससे कह देते कि भैया तुम जाके निर्णय कर लो, वही बात है कि आपने एक अयोग्य व्यक्ति को जो कुछ नहीं जानता था, आपने उसको एक पावरफुल जगह पर बैठा दिया। अब वो क्या करेगा, आपने उसको अथॉरिटी दे दी, तो वो उसमें इतना सेंस ही नहीं है ना कि वो चीजों को ठीक कर पाए। ऐसे में वह क्या करेगा, वो गलत डिसीजन लेगा जो कि सबके लिए गलत होंगे। तो यहां पर बेसिकली क्या है कि डॉक्टर अंबेडकर विच फेल्ट दैट द फैक्शन एंड कास्ट रिडन नेचर ऑफ द रूरल सोसाइटी। तो अगर हम ऐसा कर देंगे तो पूरे भारत का नेचर ही वैसा ही बन जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सेंट्रल भले पूरे देश के लिए नीतियां बना रहा है, पर ज्यादातर अगर आपके गांव में चीजें चल रही हैं या फिर गांव में जो निर्णय लिए जा रहे हैं, छोटे लेवल पर जो निर्णय लिए जा रहे हैं, वो कौन ले रहा है, वो इस तरह की पंचायत ले रही हैं। और अगर पंचायत से जो है वह कास्ट रिडन और इस तरह से आपसी फूट का शिकार है, कास्ट बायस्ड
है ना, जेंडर बायस्ड है, तब ऐसे में क्या होगा, तो पूरे देश का नेचर वही बनाना। तो यहाँ पर क्या है कि शुरुआत में चूंकि हमारी पंचायतें उतनी एम्पावर नहीं थी, उतनी सही नहीं थी, धीरे धीरे समय के साथ जब लोग समझे इसके महत्व को, जब लोगों ने कास्ट रिटर्न और चीजें जो है वह थोड़े से ऊपर उठे उन चीजों से, तब जाके हमने पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना थोड़ा ठीक समझा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं और एक क्वेश्चन दे बताइए, ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया, 3 स्टेटमेंट से आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड द सब्जेक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट वाज असाइन्ड टू स्टेट्स। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था क्या हमने तब स्टेट को दिया था? डेफिनेटली ये पावर जानते हो तब किसके पास थी? स्टेट के पास थी। स्टेट ही डिसीजन लिया करता था कि किस तरीके से जो लोकल गवर्नमेंट है उस पे काम होगा। इट वाज आल्सो मेंशन इन डीपीएसपी, वन ऑफ द पॉलिसी डीपीएसपी डायरेक्टिव टू ऑल गवर्नमेंट इन द कंट्री। अगर आप आर्टिकल 40 देखेंगे, आर्टिकल 40 जिसे कि गांधीयम प्रिंसिपल भी कहा जाता है, आर्टिकल 40 कहता है कि जो स्टेट है वह पंचायत को एम्पावर करने के लिए स्टेप्स उठाएगा, है ना, आर्टिकल 40। सो डेफिनेटली डीपीएसपी में मेंशन है। The modern time elected local government body were created after 1882 by Lord Ripon, definitely। So कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? सभी जो है वे करेक्ट होंगे। ठीक है, अब देखो महात्मा गांधी कहते हैं कि द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया शुड मीन द इंडिपेंडेंस ऑफ द होल ऑफ इंडिया। पूरे भारत की स्वतंत्रता की बात करते हैं और ये कहते हैं कि इंडिपेंडेंस मस्ट बी बिगन एट द बॉटम लेवल। अब देखो ये कहते हैं कि बॉटम लेवल से जो है वह स्टार्ट होना चाहिए। मतलब देखो आपकी भागीदारी सीधी, हम आपकी भागीदारी सीधी कहाँ हो सकती है? अगर हम गांव या किसी शहर या सिटी में रह रहे हैं, हमारी आपकी सीधी जो भागीदारी है वो हो सकती है वहां की लोकल गवर्नमेंट में, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये बॉटम लेवल है ना, यहां पर ये कहा जा रहा है कि जो बॉटम लेवल है, मतलब जो लोकल गवर्नमेंट है, मतलब जो पंचायत म्युनिसिपैलिटीज है, यहां से जो है वह शुरू होना चाहिए। ठीक है, स्वतंत्रता को, देन फिर जो है वह टॉप लेवल पर होना चाहिए। आपको पता है कि जब हम योजना आयोग की बात करते हैं, योजना आयोग के फेल्योर का सबसे बड़ा जो कारण दिया सरकार ने वो ये दिया कि भाई जो योजना आयोग है वो टॉप टू बॉटम जो है वह नीतियां बस बता देता है कि आप ये जो पॉलिसीज है वह लागू कर लो, है ना, बाकी सभी लेवल पर, चाहे स्टेट हो या लोकल हो। तो यहां पर क्या है कि इसकी जो अप्रोच है वह कैसी थी? टॉप टू बॉटम अप्रोच थी। ठीक है, और लेकिन वहीं हम नीति आयोग की बात करेंगे तो नीति आयोग की जो अप्रोच है वह कैसी है? बॉटम टू टॉप है। नीति आयोग की अप्रोच जो है वह कैसी है? बॉटम टू टॉप है कि पहले योजनाएं जो है वह लोकल लेवल पर बनेंगी, फिर स्टेट लेवल पर, तब जाके वो सेंटर के पास आएंगी, फिर जाके उसके लिए जो पॉलिसी है वह बनाई जाएंगी। तो अगर ऐसी पॉलिसीज बनेगी तो इसमें क्या होगा कि जो स्टेट और बाकी सबका पार्टिसिपेशन है वो पर्पसफुली, मीनिंगफुली एक पार्टिसिपेशन होगा, जो कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। सो यहाँ पर गांधी जी क्या कहते हैं कि इंडिपेंडेंस जो है वह मस्ट बिगिन एट द बॉटम, दस एवरी विलेज विल बी अ रिपब्लिक एंड इट फॉलो देयरफॉर, हर एक जो गांव है वह गणराज्य होगा, रिपब्लिक होगा, एंड इट फॉलो देयरफॉर एवरी विलेज हैज टू सेल्फ सस्टेन एंड कैपेबल ऑफ मैनेजिंग इट अफेयर्स, कि वो जो है वो अपने अफेयर्स को, जो भी उनके लोकल मामले हैं वह उसको डिसाइड करने में जो है वह सक्षम होने चाहिए। इन दिस स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ इनअबरेबल विलेजेस देयर वाइंडिंग एवर असेंडिंग सर्किल, लाइफ विल बी अ पिरामिड विच द अपेक्स सस्टेन्ड बाय द बॉटम। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, स्पेशली आप देखो कभी भी मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हो या कुछ भी, तो आप या फिर डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में लिखो, लोकल गवर्नमेंट के बारे में लिखो, फेडरलिज्म के बारे में लिखो, तब भी आप इस कोड का यूज मेंस आंसर राइटिंग में कर लेते हैं। तो इस तरह के कोड का यूज क्या होता है? मेंस आंसर राइटिंग में। ठीक है, इसके अलावा दूसरा यूज ये हो सकता है कि गांधी जी का हो सकता है ये आ जाए कि गांधी जी कहते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया शुड मीन द इंडिपेंडेंस ऑफ द होल ऑफ इंडिया एंड इंडिपेंडेंस मस्ट बिगन एट द बॉटम। ठीक है, हो सकता है इतना स्टेटमेंट आ जाए और उसके बाद बोलते कॉमेंट, उसके बाद क्या बोलते? कॉमेंट कीजिए 150 और 250 जो भी वर्ड लिमिट आपको दे। ठीक है, चलिए क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं। सो बेसिकली लोकल गवर्नमेंट, अगर हम इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें, कैसे जो है वह अस्तित्व में आता है, ठीक है, उस पर हम देखते हैं। देखो तो बेसिकली लोकल गवर्नमेंट गॉट अ फिलिप आफ्टर द 73rd and 74 कॉन्स्टिट्यूशन। 73rd और 74 कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा नहीं है कि पहले पंचायत या नगर पालिकाएं कुछ लोकल गवर्नमेंट टाइप की बॉडीज थी, नहीं थी, काम कर रही थी, बट वो कहीं डायरेक्ट कहीं इनडायरेक्ट, उनमें पूरी हम ये कह सकते हैं कि यूनिकनेस या फिर वननेस टाइप की फीलिंग नहीं थी, जैसे कि आज है कि हर जगह जो है वह सेम प्रोविजन जो है वह
के द्वारा ही वहां पे जो चुनाव है वह हो रहे हैं, वहां पे जो काम है वह हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 73rd और 74 बात बहुत पहले चल रही थी। एक बार राजीव गांधी 65 अमेंडमेंट के द्वारा वे म्युनिसिपैलिटीज की बात कर गए थे, पहले इस तरह के कुछ कुछ प्रोविजन थे, लेकिन ये 65वां संविधान संशोधन भी इस समय हुआ था, वो इसी से रिलेटेड था कि म्युनिसिपैलिटीज जो है उनको एम्पावर किया जाए। बट आफ्टर हम देखेंगे कि उसके बाद 73rd एंड 74 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट थे वो सबसे ज्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट थे, जिसने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो बॉडीज थी यानी पंचायतें, म्युनिसिपैलिटीज, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया, संवैधानिक दर्जा दे दिया। ठीक है, सो बट इवन बिफोर दैट सम एफर्ट इन द डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट लोकल गवर्नमेंट बॉडी हैड ऑलरेडी टेकन प्लेस। फर्स्ट इन द लाइन वाज द कम्युनिटी डेवलपमेंट, जो सामुदायिक विकास प्रोग्राम थे, सामुदायिक विकास प्रोग्राम 1950। यूपीएससी पहले बहुत पूछता था इस प्रोग्राम को, योजना आयोग से रिलेट करके काफी पूछता था कि कम्युनिटी डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है वो क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है। कभी भी कोई प्रोग्राम पढ़ो हमेशा ये देखो उसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके इंपॉर्टेंट 3-4 प्रोविजन याद कर लो, वहां से प्रीलिम्स में आ जाता है, और अगर मेंस में आएगा तब भी आप इसी इंफॉर्मेशन से उसका आंसर जो है वह लिख लेंगे। ठीक है, विच सॉट टू प्रमोट पीपल्स पार्टिसिपेशन इन लोकल डेवलपमेंट इन आर रेंज ऑफ एक्टिविटीज। तो यहां पर बेसिकली कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 1952 में आया, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि कैसे लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वह हम बढ़ा सकते हैं, उसको प्रमोट कर सकते हैं। विच वन कमेटी रिकमेंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन फॉर द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज? पीके थुंगन, अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राय, ए एंड बी बोथ। आखिर ऐसी कौन सी कमेटी थी जिसने ये कहा था कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेटस है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन जो है वह देना चाहिए? हम बात करेंगे अब 73rd एंड 74 अमेंडमेंट की। ठीक है, देखो तो जो 73rd था, थर्ड अमेंडमेंट एक्ट है ना, एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट। 73rd जो संबंधित था, ठीक है, दोनों ही एक्ट 1992 में जो है पारित किए गए, हालांकि हाँ इसका प्रभाव में आना 1993 कुछ ऐसी डेट है जिसमें कि इसको इफेक्ट किया गया। तो 73rd की बात करेंगे तो जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, ये जानते हुए किससे रिलेटेड था? इस अमेंडमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट जो 9 है ये जोड़ा गया। ठीक है, पार्ट 9 जो है वह ऐड किया गया और कुछ आर्टिकल्स हैं। ठीक है, कुछ यहां पर हम एक अनुसूची की भी बात करेंगे और यही सेम बातें जो है वह हम 74 के लिए भी देखेंगे। तो जब हम 73rd की बात करेंगे, इसमें पार्ट 9 जो है वह ऐड किया गया और इसमें बेसिकली आर्टिकल 243 से लेके आर्टिकल 243O तक, ठीक है, कुछ चीजों को लिस्ट किया गया 243O। ठीक है, सेम यही बातें हम 74 की बात करें तो आपका जो 74 अमेंडमेंट था, है ना, इसमें बेसिकली देखो कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9A जो है वह ऐड किया गया। ठीक है, और इसमें आर्टिकल, इसके आगे के आर्टिकल्स ले लो। ठीक है, इसके आगे के आर्टिकल्स 243P से लेकर आर्टिकल 243ZG तक इसको शामिल किया गया। इसके द्वारा जो है वह 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11th शेड्यूल संविधान में शुरुआत में कितनी थी? अगर हम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, शेड्यूल में कुछ स्पेशल प्रोविजंस अलग से ऐड होते हैं, तो पहले 8 हुआ करता था। ठीक है, बाद में 9 और 10 जुड़ी, फिर 11th 12th शेड्यूल को यहां पर जोड़ा गया। ठीक है, तो 11th शेड्यूल जो है वह जोड़ा गया और इसमें कुछ सब्जेक्ट दिए गए थे। 11th शेड्यूल में क्या था? कुछ सब्जेक्ट दिए गए थे कि इन सब्जेक्ट पर जो हम कह सकते हैं अथॉरिटी होगी या डिसीजन मेकिंग पावर वो पंचायतों की होगी। ठीक है, तो यहां पर देखो कि जब हम 73rd की बात करेंगे, है ना, तो 73rd में बेसिकली 29 जो फंक्शंस हैं वह ऐड किए गए। और वैसे ही जब हम 74 की बात करेंगे तो 74 में जो 12th अनुसूची है, 12वीं अनुसूची है, 12th शेड्यूल को ऐड किया गया। ठीक है, और इसमें 18 जो सब्जेक्ट हैं वह जोड़े गए और इस 18 सब्जेक्ट का मतलब था कि इन पर डिसीजन मेकिंग का जो राइट है वह, एक इंपॉर्टेंट बात तो मैंने आपको बताई ही नहीं, वो इंपॉर्टेंट बात ये है
कि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, बेसिकली ये जानते हो किसके लिए जाना जाता था? इसको अगर हम एक वर्ड में कहें तो ये पंचायत से रिलेटेड था। ये विलेज लेवल पर जो है वह पंचायत का प्रावधान करता था, ठीक है, पंचायत, ग्रामीण स्तर पर पंचायत का प्रावधान करता था। तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट को बेसिकली प्रोविजन इसमें कई सारे ऐड किए गए, बट अगर हमें सिंगल वर्ड में कहना हो तो 73rd अमेंडमेंट जो एक्ट था वो पंचायतों से संबंधित था। 74 की बात करेंगे, ये संबंधित था अर्बन बॉडीज से, ठीक है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट। तो जो शहरी निकाय थे उनसे संबंधित था, जो शहरी स्थानीय निकाय थे उनके एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेसिकली ये दोनों क्यों थे? ये दोनों जो 73rd और 74 बने, ये बने थे जो लोकल गवर्नमेंट थी। तो वह लोकल गवर्नमेंट में क्या आया? दोनों लोकल गवर्नमेंट में पंचायत आ गए, म्युनिसिपैलिटीज आ गए, है ना। तो लोकल गवर्नमेंट और 73rd 74 का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? मेन इसका ऑब्जेक्टिव था कि बेसिकली लोकल गवर्नमेंट को क्या करना? स्ट्रेंथिंग करना, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट को बेसिकली स्ट्रेंथिंग करना, एम्पावर्ड करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, क्लियर है। ये 73rd 74 इनके कुछ फीचर्स हैं। अच्छा, पंचायतों की जब हम बात करेंगे तो याद रखना कि यहां पर पंचायतों में आर्टिकल 14 पंचायत के लिए डीपीएसपी का आर्टिकल जो 40 है ये भी प्रोविजन करता है, ठीक है। इसके अलावा हम कुछ इसके फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या क्या फीचर्स जो है वह इसमें रखे गए, उसको एक बार समझो, फिर हम डिटेल में इसको समझते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला फीचर ये था पंचायतों में बेसिकली कि इसमें बेसिकली क्या होगा? ग्राम सभा होगा, है ना, 3 टायर सिस्टम होगा। फीचर्स में क्या क्या रखा? ग्राम सभा, ठीक है, 3 टायर सिस्टम, अभी समझेंगे 3 टायर जो सिस्टम है वह क्या है। नेक्स्ट था इसमें इलेक्शन एंड मेंबर एंड चेयरपर्सन, कि जो मेंबर एंड चेयरपर्सन होंगे इनका इलेक्शन होगा और डायरेक्ट होगा, ठीक है। इलेक्शन की बात की गई, इलेक्शन, मेंबर्स एंड चेयरपर्सन, मेंबर्स एंड चेयरपर्सन। इसके अलावा एक और इसका जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है दैट इज कॉल्ड रिजर्वेशन, और इस रिजर्वेशन में स्पेशली एक बात आपको याद रखनी कि 1/3 जो सीट्स है ना ये वुमेन्स के लिए थी। तो पहले ये प्रावधान बड़ा चल रहा था कि भाई 1/3 सीट हमने लोकल लेवल पर तो वुमेन्स के लिए दी है, बट क्यों हमने आखिर जो विधानसभा है, स्टेट असेंबली है और जो लोकसभा है उसके लिए हमने ऐसा कोई प्रावधान क्यों नहीं किया? तो 106 अमेंडमेंट को याद रखना, है ना, नारी शक्ति वंदन जो है। तो यहाँ पर क्या है कि नारी वंदन जो अधिनियम है वह क्या कहता है? 106 कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट, जिसमें लोकसभा और विधानसभा में भी अब 33% जो सीट्स है वह वुमेन के लिए रिजर्व कर। पहले चुनाव सुधार का बड़ा मुद्दा था पर अब तो हो गया, अब इसको कनेक्ट करके आ सकता है वुमेन एम्पावरमेंट से, ठीक है। इसके अलावा रिजर्वेशन फॉर SC ST एंड वुमेन, रिजर्वेशन फॉर SC ST एंड वुमेन की बात जो है यहां पर की गई, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम प्रोविजन देखेंगे कि आखिर इसमें नेक्स्ट क्या होना चाहिए। तो ड्यूरेशन जो है वह क्या है? फिक्स इसका क्या टर्म है? तो 5 ईयर, है ना, ड्यूरेशन ऑफ पंचायत्स, ड्यूरेशन ऑफ पंचायत्स। इसके अलावा इसके 2 और इंपॉर्टेंट हैं, एक तो स्टेट इलेक्शन कमीशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन, है ना। 2 और इसके इंपॉर्टेंट फीचर हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड स्टेट फाइनेंस कमीशन। अच्छा देखो, इलेक्शन कमीशन का मेन काम क्या होगा कि जो लोकल गवर्नमेंट है जिसमें दोनों आ गए, केवल पंचायतें नहीं, जो लोकल गवर्नमेंट है जिसमें कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज दोनों आ गए, उसमें क्या करना कि दोनों के चुनाव कराना, है ना, चुनाव संबंधी पूरी देखरेख निगरानी करना। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात नहीं है, ये किसके अंडर में आएगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन। इसके लिए अलग से एक स्वतंत्र जो निकाय, जो बॉडी है वह बनाई गई है, जो कि लोकल लेवल पर जो प्रोविजंस होंगे, लोकल लेवल पर जो इलेक्शंस होंगे उनको बेसिकली कंडक्ट कराएगा और उनकी देखरेख निगरानी करेगा, ठीक है। स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाएगा। तो देखो, फाइनेंस कमीशन स्टेट
स्टेट लेवल पर जो बनाना वो लोकल गवर्नमेंट के लिए बना, क्योंकि स्टेट के लिए और बाकी सब के लिए तो भाई सेंट्रल लेवल पर ऑलरेडी वित्त आयोग है ही, फाइनेंस कमीशन है ही इंडिया का, है ना। अभी कौन सा है, 16 का अनाउंस हो गया, बताना जरा उसकी चेयरपर्सन कौन है। तो यहां पर क्या है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन, है ना, ये दो अलग से ऐसे ऑटोनोमस जो बॉडी है वह बनाए गए, ऐसे ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस बनाए गए जो कि चुनाव की, इलेक्शन की, वित्त की, फाइनेंस की स्पेशली जो व्यवस्था है वह लोकल बॉडीज के लिए करेंगे। लोकल बॉडीज दैट मीन्स पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, है ना। तो ये 73rd और ये 74 कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट एक्ट था। तो 73rd को क्या कह दिया जाता है, पंचायत, और 74 को क्या कह दिया जाता है, अर्बन। ठीक है, क्लियर है, इतना क्लियर है, ठीक है। चलिए इसके अलावा देखो 73rd के कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रोविजन है, देखो पंचायत अलग से राष्ट्रीय पंचायती राज मंत्रालय भी है। चूंकि 73rd जो लागू हुआ था वह 24 अप्रैल को हुआ था, तो हर साल इसी की याद में 24 अप्रैल 2023 इसी की याद में 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पंचायती दिवस मनाया जाता है ना, नेशनल पंचायती राज डे। और अलग से मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज भी है। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज में सॉरी, आप अगर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज में अबाउट अस जो है वह खोलकर देखेंगे या फिर इसके होम पेज पर देखेंगे तो आपको एक इस तरह का जो डिटेल है वह मिल जाएगा। इस डिटेल को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत, The Ministry of Panchayati Raj is a branch of the Government of India looking after the ongoing process of decentralization and local governance in the state। देखो क्या लिखा है, जो प्रोसेस है डिसेंट्रलाइजेशन की, यही तो यूपीएससी का क्वेश्चन था, जो डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस है उसको बेसिकली देखेगा। एंड नेक्स्ट, इन अ फेडरेशन द पावर एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट आर डिवाइडेड अमंग टू गवर्नमेंट। इन इंडिया इट इज द यूनियन गवर्नमेंट and the various state government. However, with the passage of 73rd and 74 Amendment Act of the Constitution of India 1993, the division of power and function have been further trickled down to local self government। क्या लिखा है local self government के बाद कोष्टक में ब्रैकेट्स में, पंचायत at village level and municipalities and municipal corporation in the town and large cities, है ना। As such, India now has two but three tier of government and its federal setup। 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट की बात पहले यह बताया गया कि यहां पर हम देखेंगे कि हमने फेडरेशन या फिर फेडरल सिस्टम को जो अपनाया तो यूनियन गवर्नमेंट एंड वेरियस स्टेट गवर्नमेंट हुआ करती थी, 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट। बट आफ्टर 73rd 74 देखो एक्ट 1992 था, 1993 से जो है वह प्रभाव में आया और इसलिए 1993 आपको लिखा मिलता है। तो 1993 से हम देखेंगे डिवीजन ऑफ पावर बेसिकली किसको भी चला गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। और इसमें जो पंचायतों की बात की गई, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में क्या क्या आएगा, पंचायत जो कि विलेज लेवल पर है और म्युनिसिपैलिटीज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो कि टाउन एंड लार्ज सिटीज के लिए है। ठीक है, तो यहां पर नॉट 2 बट 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट है। और बेसिकली यहां पर देखो कि मेन इसका ऑब्जेक्टिव जो है वह क्या है, फिर से ध्यान से देखो कि बेसिकली इसका काम है प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिया जो है इसको बेसिकली देखना, ये मेन काम होगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है इतना। चलो आओ एक क्वेश्चन का आंसर बताओ। Consider the following statement about 73rd and 74th constitutional amendment। 73rd amendment is about rural local government, villages level पर ना, rural local government definitely। 74 amendment made the provision relating to urban local bodies definitely। 73rd and 74 amendment came into force in 1993। yes, तीनों ही स्टेटमेंट जो है वह सही है। ठीक है, तो 73rd में हमने जो इंपॉर्टेंट जो फीचर्स देखे एक एक करके उसको मेन जो है वह समझ लेते हैं। जैसे कि जब हम फर्स्ट क्या है, 3 टायर स्ट्रक्चर। अब देखो 3 टायर स्ट्रक्चर क्या है कि अगर हम टॉप लेवल पर देखेंगे तो यहां पर क्या है, जिला परिषद है। ठीक है, जिला परिषद है। अगर हम मिडिल लेवल पर देखेंगे तो यहां पर हम देखेंगे कि जनपद पंचायत या फिर ब्लॉक लेवल पर पंचायत है। ठीक है, ब्लॉक लेवल है, तालुका लेवल पर। और सबसे नीचे हम देखेंगे तो यहां पर जो ग्रामीण स्तर पर विलेज लेवल पर क्या है, गांव पंचायत है। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो गया, ये 3 टायर स्ट्रक्चर हो गया, 3 टायर स्ट्रक्चर हो गया। इसकी बात जो है वह की गई है। तो ग्राम पंचायत कवर अ विलेज
और ग्रुप, तो यहाँ पे भी इसमें भी फर्स्ट क्या होगा, याद रखना फर्स्ट जो पॉइंट होगा ये फर्स्ट कहां से शुरू होगा, ये बॉटम से स्टार्ट होगा, मतलब जो पंचायत हैं ये फर्स्ट होगा हमारा डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन का फर्स्ट लेवल पंचायत होंगे। बाद में फिर आप देखेंगे कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स होता है जो कि सिविल सर्विस से जाता है, तो वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर क्या करता है कि तालुका स्तर पर, बेसिकली तालुका स्तर पर या फिर जो भी मंडल पंचायत काइंड ऑफ होता है वहां के जो कामकाज है उसको देखता है। सो द इंटरमीडिएट लेवल इज मंडल पंचायत, है ना, मंडल पंचायत रेफर्ड टू एज ब्लॉक और तालुका एंड दीज बॉडीज आर कॉल्ड मंडल और तालुका पंचायत, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या है, ये इंटरमीडिएट लेवल बॉडी है एंड टॉप लेवल पर बेसिकली क्या होगा, जिला पंचायत होगा, ठीक है। चलिए क्लियर, इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन इज इलेक्शन ऑफ लोकल गवर्नमेंट के बारे में, ये स्टेटमेंट है, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑल द 3 लेवल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल, यहाँ पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये है ना, ये स्टेटमेंट पूछा हुआ था। द टर्म ऑफ ईच पंचायत बॉडी इज 5 ईयर। If state government dissolve the panchayat before the end of its 5-year term, fresh election must be held within 3 months of such resolution. No. अगर मान लीजिए 5 ईयर का टर्म है एंड बिफोर ये कंप्लीट अपना टर्म नहीं कर पाती है, और अगर मान लीजिए इसको भंग किया जा सकता है, ठीक है, अगर ये भंग हो गया तब ये बताए नेसेसरी होता है कि आप विद इन 6 मंथ जो है वे फ्रेश इलेक्शन करा दें। विद इन 6 मंथ जो फ्रेश इलेक्शंस हैं वह बहुत जरूरी होते हैं, है ना, तो 6 मंथ का टाइम है, विद इन 3 मंथ्स नहीं है, इतना नहीं है। सो 1 और 2 इसमें जो है वह सही स्टेटमेंट होगा, ठीक है। चलिए, रिजर्वेशन इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है, रिजर्वेशन फॉर SC ST एंड अगर जरूरत पड़ी कहीं तो OBC एंड वुमेन्स, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि ऑन द 3rd ऑफ पोजीशन इन ऑल पंचायत इंस्टीट्यूशंस रिजर्व फॉर वुमेन, ये सारे प्रोविजंस याद रखना कि ये सब 74 के लिए भी आएंगे, बस 74 जो बातें करेगा वो लोकल, वो रूरल नहीं बल्कि वो अर्बन लोकल बॉडीज के लिए बात करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो वुमेन्स के लिए सीट रिजर्व की गई ना, ये केवल मेंबर्स के लेवल पर सीट रिजर्वेशन नहीं है बल्कि चेयरपर्सन के भी लेवल पर जो है वह सीट रिजर्व की गई है, ठीक है। तो रिजर्वेशन फॉर SC ST और ऑल्सो प्रोवाइड फॉर एट ऑल एट 3 लेवल इन प्रपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन, तो जो उनकी पॉपुलेशन होगी उसी के अनुपात में, उसी के प्रपोर्शन में जो बेसिकली जो भी वहां पे कास्ट कम्युनिटी है, SC ST या वुमेन, आप देखेंगे कि पंचायत में बेसिकली ये कहा जाता है अरे इस बार तो इसकी सीट आई है, इस बार इसकी सीट आई है, इस बार अध्यक्ष पद पर इस कम्युनिटी की सीट आई है, इस बार महिला सरपंच की सीट आई है। तो ये सारी चीजें क्या, ये सारी बातें बताती हैं कि जो रिजर्वेशन है वह केवल मेंबर नहीं बल्कि अध्यक्ष पद के लिए भी रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन का मतलब क्या है कि देखो अगर 1/3 है ना, अगर 1/3 रिजर्वेशन की बात यहाँ पर कही गई तो 2 बार जो सीट है वह पुरुष की आ रही है, तो 1 बार जो है महिला की आएगी, या फिर SC ST या OBC जो भी उसमें कम्युनिटी है जिसके लिए भी वह रिजर्व है उसके लिए आएगी। और ये बेसिकली कैसे तीनों ही लेवल पर होगा, ऐसा मंडल पंचायत, ऐसा टॉप से शुरू करते, जिला परिषद के लिए भी होगा, मंडल पंचायत के लिए भी होगा, और ऐसे में सरपंच लेवल पर भी होगा, पंचायत लेवल पर भी होगा, ठीक है। तो प्रपोर्शन कैसे होगा, जो उसकी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंगली। इफ स्टेट फिक्स फाइंड इट नेसेसरी दे कैन ऑल्सो प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, अगर ऐसा लगता है, वैसे तो SC ST वुमेन्स के लिए, बट अगर स्टेट ऐसा चाहे तो OBC के लिए भी कर सकता है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पंचायत इंस्टीट्यूशन आर रिजर्व फॉर वुमेन। It is important to note that these reservations apply not merely to ordinary member in panchayat but also the position of chairperson, अध्यक्ष at the 3 level, definitely, है ना। For the reservation of 1/3 of the seat for women, it is not merely in the general category of seat but also within the seat reserved for SC ST scheduled tribe backward classes। ये बात भी बिल्कुल सही है कि यहाँ पर हम जो ये 1/3 सीट की बात करते हैं वुमेन्स की, ऐसा नहीं है कि ये केवल 1/3 सीट्स उनके लिए, बल्कि इसके अलावा हो सकता है कि वह SC ST की सीट हो, बट SC ST से भी जो महिला है, जो वुमेन है, उसके लिए सीट आई हो, ठीक है। एंड दिस मीन दैट अ सीट मे बी रिजर्व साइमल्टेनियसली फॉर अ वुमेन कैंडिडेट एंड वन बिलोंगिंग टू SC एंड ST। डेफिनेटली जो सीट SC ST के लिए रिजर्व है, ये भी पॉसिबल है कि वो किसी वुमेन के लिए भी रिजर्व हो, ठीक है। सो यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट जो है वह रिजर्वेशन के बारे में सही है। एक और इसकी हम देखेंगे ट्रांसफर ऑफ पावर या फिर ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट। जैसे कि पंचायत को हमने मान लीजिए 28 सब्जेक्ट दिए, ठीक है। अगर हम पंचायत की बात करेंगे, हमने कितने दिए, 29 फंक्शंस हैं जो कि 11th शेड्यूल में लिखे हुए हैं। जब हम म्युनिसिपैलिटीज की बात करेंगे तो हम वहां पर
बात करेंगे शायद 18 सब्जेक्ट्स जो है वह दिए गए। तो यहाँ पर बेसिकली ये ट्रांसफर कौन करेगा, तो चाहे म्युनिसिपैलिटीज की बात हो चाहे पंचायतों की बात हो, ये राज्य सरकार के हाथ में है, ये स्टेट के हाथ में है ना। तो यहाँ पर याद रखना, तो आर्टिकल 243 जी है, आर्टिकल 243 जानते हो क्या कहता है, पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट by law into the panchayats with the such power and authority with respect to the matter listed in the 11th schedule। तो 243 जी कहता है कि 11th शेड्यूल में, जिसमें कि 29 सब्जेक्ट्स है, 29 सब्जेक्ट है ना, कहीं कहीं 28 मिल जाता है, 29 है फाइनली। तो 29 जो सब्जेक्ट है, इनके बारे में ऐसे लॉ बनाएगा स्टेट कि जो पंचायत है ना, जो पंचायत है वो क्या कर सके, इन 29 सब्जेक्ट पर डिसीजन मेकिंग कर सके, और ये बेसिकली पावर किसके हाथ में, स्टेट के पास में है ना। सो 29 सब्जेक्ट which were earlier in the state list of subject are identified listed in the 11th schedule of constitution। तो 11th शेड्यूल किससे संबंधित है, 11th शेड्यूल में ऐसे 29 सब्जेक्ट लिस्टेड हैं जिस पर कि किसको अधिकार दिया गया है डिसीजन मेकिंग का, पंचायत को, है ना। These subjects are to be transferred to be Panchayati Raj institution. These subjects were mostly linked to the development and welfare function at the local level। अगर हम ये कह दें कि 11th शेड्यूल में ऐसे प्रोविजंस, ऐसे सब्जेक्ट लिखे गए जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, नो, गलत हो जाएगा। तो लोकल लेवल पर जो लोकल गवर्नमेंट है वो बेसिकली इसके बारे में उसको अथॉरिटी है। द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ दीज फंक्शंस डिपेंड्स अपॉन द स्टेट लेजिस्लेचर। ईच स्टेट डिसाइड हाउ मेनी दीज 29 सब्जेक्ट वुड ट्रांसफर टू द लोकल बॉडीज। अगर किसी स्टेट को ये लग रहा है ना कि हमारे यहाँ की जो लोकल बॉडीज हैं वो अभी उतनी सशक्त नहीं है कि उनको ये पावर दिया जाए, वो कुछ अपने पास रख लेता है ना। तो हम देखेंगे कि 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था उसमें दो तरह के प्रोविजन मिलते हैं, एक ऐसे जो नेसेसरी रूप से लागू होने होते हैं और दूसरे ऐसे जो कि एक ऑप्शनल के तौर पर होते हैं, चाहे तो स्टेट दे वो पावर, डेलीगेशन उसका करे, चाहे तो ना करे, ठीक है। तो स्टेट के पास ये पावर है। 11th शेड्यूल में देखो शामिल आखिर क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं, वैसे 29 आपको सारे देखने हैं। एग्रीकल्चर, ठीक है, माइनर इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, रूरल हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, रोड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, पॉवर्टी एलिवेशन, एजुकेशन, टेक्निकल ट्रेनिंग, ठीक है, कल्चरल एक्टिविटी, एडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, मार्केट एंड फेयर। तो ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, देखो पीडीएस जो सिस्टम है ये यहाँ पे लिखा है, ध्यान रखना। तो पीडीएस को लेकर भी हम देखेंगे कि ये ऐसे सब्जेक्ट है जो कि 11th शेड्यूल में है पीडीएस, ठीक है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सोशल वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर। अब एक और इसकी इंपॉर्टेंट विशेषता कि स्टेट फाइनेंस कमीशन होगा। तो जो राज्य का वित्त आयोग है, स्टेट का फाइनेंस कमीशन है, इसका मेन आखिर जो काम है वह क्या है उसको हम समझते हैं। याद रखना कि बेसिकली इसका जो समय होगा ना वह क्या होगा, इसका भी टर्म जो है वह 5 ईयर का होगा, है ना, स्टेट फाइनेंस कमीशन का। और इसको अपॉइंट कौन करेगा, गवर्नमेंट। The state government is also required to appoint a state finance commission once in a 5 year। This commission would examine the, देखो ये इसका मेन काम है, examine the financial position of the local governments in the state। पंचायत नहीं लिखा यहाँ पे, local governments लिखा, मतलब पंचायत including municipalities and municipal corporation। It would also review the distribution of revenue between the state and local government। Central and state government नहीं होगा, state and local government होगा। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट नहीं है तो स्टेट फाइनेंस कमीशन का एक तो काम हो गया एग्जामिन करना कि आखिर लोकल गवर्नमेंट जो है स्टेट का उसका पोजीशन क्या है, एंड देन आफ्टर जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन है स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में क्या होगा, या रूरल एंड अर्बन गवर्नमेंट के बीच में किस तरीके से होगा, इस ऑर्डर को डिसाइड करना, ठीक है। तो ये सारी बातें। इसके अलावा अब हम आते हैं 74 इस, अच्छा एक बार इलेक्शन का हमारा हो गया ना, इलेक्शन का मैंने क्वेश्चन के द्वारा आपको बता दिया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं 74 अमेंडमेंट पर। आपको पता है 74 अमेंडमेंट जो है वह किसके लिए है, अर्बन लोकल बॉडी, शहरी स्थानीय निकाय, शहरी स्थानीय निकाय। शहरी स्थानीय मतलब शहरों में जो लोकल गवर्नमेंट है, क्योंकि पंचायत तो होंगी, अब दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कहीं कॉर्पोरेशन है, कहीं म्युनिसिपैलिटीज की बात हो जाती है। तो यहां पर हम देखेंगे कि लोकल बॉडी और नगर पालिका है ना, तो यहां पर नगर पालिका से म्युनिसिपैलिटीज आपको मिल जाता है। दिस इनोवेशन इंश्योर दैट एलोकेशन ऑफ फंड टू बी रूरल लोकल गवर्नमेंट will not be a political matter। Census of India define urban area as having
a minimum population of 5,000, at least 75% of male working population engage non-agrarian या non-agriculture occupation। अच्छा, शहर किस क्षेत्र को कहा जाएगा? जैसे कि आप ह्यूमन रिसोर्सेज इकोनॉमी में पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, तो ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या होगा? ह्यूमन रिसोर्सेज में आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन है वो कहां से आ जाता है कि शहर के अंतर्गत जो है वह क्या, किसको हम शहर मानेंगे, है ना, किसको हम शहर मानेंगे। तो 74 अमेंडमेंट के बारे में हमने पढ़ लिया कि लोकल जो बॉडीज हैं वो आखिर क्या करती हैं, ठीक है। तो 74 में हम देखेंगे कि थ्री टाइप ऑफ बेसिकली म्युनिसिपैलिटीज होगा। फर्स्ट होगा नगर पंचायत, इसको आप लिख लीजिए, है ना। एक होगा नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। नगर पंचायत जो है वो ऐसे एरिया में होंगी जो कि एक ट्रांजिशन फेज में है, रूरल से अर्बन एरिया की तरफ कन्वर्ट हो रहा है। सेकंड बात करेंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, जो कि एक स्मॉल अर्बन एरिया है, वहां पर म्युनिसिपल काउंसिल होगा। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करेंगे, ये लार्जर अर्बन एरियाज में होगा, ठीक है। 5 ईयर का इसका भी फिक्स टर्म होगा। तो जो सारी बातें 73 के बारे में पढ़ी है वही 74 को लेके होगी। कंक्लूजन क्या है? दिस एक्सपीरियंस सजेस्टेड दैट लोकल गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी एजेंसी इंप्लीमेंट द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट स्कीम्स of the central and state government, and giving more power to local government means that we should be prepared in a real decentralization of power, and ultimately democracy means the power should be shared by the people in the villages, and urban local must have the power to decide what policies and programs they want to adopt। तो यहां पर बेसिकली हमने क्या किया कि डेमोक्रेसी का एक जो मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन या फिर पर्पसफुली जो अकाउंटेबिलिटी है, हमने उसको मेंशन करने के लिए क्या किया, 73 एंड 74। एंड सबसे बड़ी बात आपको याद रखना कि डिसेंट्रलाइजेशन जो है वह हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये आपका लोकल गवर्नमेंट था। 2 क्वेश्चंस जो आप मेंस के हैं आप लिखने की कोशिश कीजिएगा 150 और 250 वर्ड्स में, ठीक है। जैसे कि आप डिफरेंसेस लिखिए 73rd अमेंडमेंट पहले और बाद में। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि 2011 में क्वेश्चन आया 73rd अमेंडमेंट 1992 के बारे में प्रोविजन दे, 2011 का क्वेश्चन था। Constitution of District Planning Committee, State Election Commission conduct all पंचायत and establish of State Finance Commission। आपको आंसर बताना है। इसका आंसर क्या था? अगर हम फर्स्ट को छोड़ दें, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की बात हमने नहीं की, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर था। बाकी 2 बातें इसमें शामिल है, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे 1996 में पेशा एक्ट की बात की गई। पेशा एक्ट दैट इज पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। क्या किया गया था कि शेड्यूल एरिया को ना कुछ रिलीफ दिया गया था, क्योंकि ऑलरेडी इस तरह के एरियाज में किसी तरह का लोकल गवर्नमेंट जो है चल रहा था। तब यहां पर क्या किया गया था, एक अलग से एक्ट आया, पेशा एक्ट जिसको कहा गया, और इस तरह के शेड्यूल्ड एरिया में भी पंचायतों के कुछ जो प्रोविजन है कुछ लिबर्टी के साथ दिए गए, ताकि वो बेसिकली जिस तरीके से अपना लोकल गवर्नमेंट चला रहे थे वो चलता रहे, तो कुछ उनको रिलीफ दिया गया है ना। और हम ये कह सकते हैं इसका मेन ऑब्जेक्ट जो है क्या था, ऑटोनोमस रीजन इन ट्राइबल एरिया, ठीक है, कि वे स्वायत्तता के साथ काम कर सकें। 2015 का क्वेश्चन था पंचायती राज सिस्टम इंश्योर विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग, क्या इंश्योर करेगा? पीपल पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट डेफिनेटली, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी नो, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन यस, फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन नो। सो आंसर इज 1 and 3। क्लियर? 2013 का एक और क्वेश्चन था, अंडर द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेलर्स एक्ट 2006 हु शैल बी द अथॉरिटी टू इनिशिएट द प्रोसेस फॉर डिटरमाइन द नेचर एंड एक्सटेंट टू इंडिविजुअल और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट और बोथ, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राम सभा के पास ये राइट है। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा की बात करेंगे। ग्राम सभा में क्या कौन होता है? ग्राम सभा में वह व्यक्ति जो कि 18 ईयर प्लस है और इसके पास जो है वह वोटिंग राइट है, ये ग्राम सभा का मेंबर होगा। तो ग्राम सभा का सदस्य कौन होगा, ये भी बात यूपीएससी पूछ चुका है, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन 2016 में क्वेश्चन आया था, मिनिमम एज प्रेस्क्राइब फॉर एनी पर्सन टू बी अ मेंबर ऑफ पंचायत इज 25। मेंबर बनने के लिए 25 ईयर एज की जरूरत नहीं है। अगर आपको मिनिमम एज की अगर हम बात करें कि पंचायत में अगर आपको ग्राम सभा का मेंबर बनना है, तो ग्राम सभा के मेंबर के लिए मिनिमम एज क्या होगी? 18, ना कि 25, है ना। आप पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूट आफ्टर प्री मेच्योर डिसोल्यूशन कंटिन्यूअसली ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड, ठीक है। तो यहां पर आपको बताना था कौन सा जो स्टेटमेंट है वह करेक्ट है। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। एक लास्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट 2020 में आया था, और इसमें भी बेसिकली चैलेंजेस जो है वह पूछे गए थे कि लोकल गवर्नमेंट के लिए जो चैलेंजेस है वह क्या है, ठीक है। तो ये आज का क्लास था, बेसिकली आज का जो आपका क्लास है, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट, वाई लोकल गवर्नमेंट, ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट। अच्छा, एक और मैं आप सभी को बताऊंगी
एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप क्या कीजिए कि जो लोकल गवर्नमेंट या लोकल बॉडी की बात अगर इससे पहले हमने कहीं पर की है, इससे पहले भी एक बार हम पढ़ चुके हैं, आप वहां से भी इसको पढ़ लेंगे तो आपका थोड़ा सा कुछ जो बेसिक्स है वो भी यहां से आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि कोई आपका इसमें कंसर्न या कोई कॉमेंट है, कोई क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आप कमेंट कर दें, नेक्स्ट क्लास में हम इसको जरूर कंसिडर करेंगे। थैंक यू सो मच।